गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे हेनरी लॉ। व्हाट इज द हेनरी लॉ? हेनरी लॉ जो मेनली डिपेंड करता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो हेनरी लॉ ने क्या बोला है उसे एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर of gas present above the surface of the solution। यानी किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर जो आपका अप्लाई करता है लिक्विड के सरफेस पर। अब इसको एग्जांपल थोड़ा पहले हम समझ लेते हैं, बाद में क्लियरिटी देखते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ दो कंटेनर हैं, कंटेनर फर्स्ट, कंटेनर सेकेंड। ये जो फेज आपका है ये आपका सॉल्यूशन फेज है, ये आपका गैस फेस है। यहाँ पर आपने एक पिस्टन लगाया, उस पिस्टन के ऊपर आपने W1 वेट रखा है। क्लियर? और सेकेंड कंटेनर में क्या हो रहा है कि आपने वेट को इंक्रीज कर दिया है। तो पहले जो इस टाइम था, तो इस टाइम जो गैसियस फेस इंटर हो रहे हैं इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। उस टाइम इस टाइम कुछ ना कुछ तो इसकी अपनी पार्शियल, इस गैस के अपना कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा। अब जैसे आप इस पर वेट इंक्रीज करते हैं तो वेट से क्या होगा कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। भाई पिस्टन नीचे जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी मतलब यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन में कम इंटरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेट रखने के बाद जो गैस के पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे पहले का, तो पहले इस टाइम जो पोजीशन क्या था, इक्विलिब्रियम में था, फिर वेट बढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम को रीच कर जाएगा। यानी जितना पार्टिकल इंटर, जितना भी गैसेस पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर इंटर कर रहा है उतना ही वो लीव कर रहा है, लेकिन इसके कंपेरिजन पे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई। तो इससे ये देखा गया कि पार्शियल प्रेशर को अगर बढ़ा दिया जाए किसी भी सिस्टम के थ्रू तो आपका होता है क्या कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की वो इंक्रीज कर जाती है। तो उन्होंने यही बोला था, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज लिक्विड इज डायरेक्टली, जो सॉल्युबिलिटी, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो पार्शियल प्रेशर गैस का उस सरफेस, इस लिक्विड सरफेस के एबव होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा सा डाल्टन ने इसमें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया, यानी उन्होंने जो सॉल्युबिलिटी को है उन्होंने मोल फ्रैक्शन के टर्म में इंक्लूड किया। अब मोल फ्रैक्शन के टर्म में इंक्लूड किया तो देखो उन्होंने कैसे किया, देखते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, अभी किस फेज में है ये, भाई गैस है तो वेपर फेज में होगा, तो उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यानी पार्शियल प्रेशर जो आपका होगा, कितना मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन के कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप कह सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, गैस का है जो अभी वेपर है उसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, तो जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितना मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। तो इसे हम कहते हैं हेनरी लॉ। इसका मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी गैस का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन की। अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पर हेनरी ने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, वो कांस्टेंट क्या था, के एच। क्लियर? तो यहाँ से भी आप डिफिनेशन बता सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ओके ओके, हम एक प्रॉब्लम को चेक करते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। एट 298 केल्विन Henry constant for solubility of methane in benzene is 4.27 10 to the power 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin and 760 mmHg. क्लियर? अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करना है, सॉल्युबिलिटी। और मैंने आपको पहले बताया था सॉल्युबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन, कितना मोल फ्रैक्शन आपका गैस डिसॉल्व है, वही आपको क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब आपको क्या क्या यहाँ पर वैल्यू दिया है,
तो पहले आप ये देखिए मीथेन किस फॉर्म में है, यहाँ पर गैस फॉर्म में है, और बेंजीन किस फॉर्म में है, तो समझिए तो सॉल्वेंट फॉर्म में है। क्लियर? तो क्लियर मीथेन का आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है, मीथेन का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें हेनरी पता है, हेनरी ने क्या बताया, जो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर, मीथेन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा हेनरी कांस्टेंट उस गैस के मोल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर मीथेन में जो बेंजीन दिया है 4.27 10 की पावर 5 mmHg, ये क्या दिया है, हेनरी कांस्टेंट दिया है मीथेन का, यानी आपको KH की वैल्यू दी है। और देखो इसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, आपको प्रेशर भी दे दे रहा है इतना 760 mmHg, यानी P की वैल्यू भी आपको मिल गई। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, मोल फ्रैक्शन, मोल कितना मोल फ्रैक्शन आपका डिसॉल्व है उस सॉल्यूशन के अंदर गैस का, तो ये आपका होता है x। तो x की वैल्यू यानी सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी थी, तो x इक्वल टू P अपॉन KH हो गया। P की वैल्यू कितनी दी है भाई, 760 mmHg, और इसकी वैल्यू कितनी आई 4.27 10 की पावर 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -3। ओके ओके, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, तो आज उसे हम क्लियर करते हैं। इंटेक्स का क्वेश्चन है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मैनी millimoles of N2 गैस डिजॉल्व इन 1 लीटर। जहां पे आपको N2 का पार्शियल प्रेशर दे दिया है 0.987 बार, और हेनरी कांस्टेंट में N2 का दे दिया है 76.48 केल्विन बार। तो देखिए सबसे पहले आपको पता कि आपको कैलकुलेशन क्या क्या करना है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन के लिए बोला था वो पूछ रहा है कैलकुलेट करना है मिली मोल्स। क्लियर? और आपका क्या क्या गिवन है, तो देखो अगर आपको गिवन की बात किया तो आपको हेनरी कांस्टेंट दे दिया है और N2 का पार्शियल प्रेशर दे दिया है। तो इस फॉर्मूले से आप हम कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्लियर? और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। अभी क्लियरिटी आएगी। देखिए थोड़ा शॉर्ट मैंने लिखा है पर आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए अब हम पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का निकालना है, तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और हेनरी कांस्टेंट ऑफ N2। तो आपने पार्शियल प्रेशर कितना रखा, 0.987 बार, और यहाँ पर देखो क्या दिया है 76.48 किलो बार दिया है। तो किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट तो कन्वर्जन आपको करना ही पड़ेगा। तो आपने क्या किया 0.987 बार और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 76480 बार, ये भी आया 74680 बार। अब इसको आपने सॉल्व किया तो आपका 1.29 10 की पावर -5, ये इतनी आपकी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस की है एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस आपको जो भी टेम्परेचर प्रेशर दिया है वहां पर N2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो आपको ये दे दी है। क्लियर? आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको देखो ये आपको क्या मिला, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन में ही हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मोल्स का, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, N2 का मोल्स, इसलिए हमने पहले क्या कैलकुलेट किया, मोल फ्रैक्शन। अब थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला पता है, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे टू सोल्यूशन है। फर्स्ट सोल्यूशन आपका क्या दिया गया है, वाटर, और सेकंड दिया गया है N2। तो आपको किसका निकालना है, N2 का। तो वाटर का तो आप इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मोल्स कितना होगा, अगर 1 लीटर वाटर है उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वाटर की, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि 1 लीटर को हम अगर बात करें, 1 लीटर क्या होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होगा, यही तो होगा ना, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर आपको पता है तो यहाँ पर मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने मोल्स होंगे 1 लीटर में। इसके लिए क्या करेंगे, अब उसको कैलकुलेट करना तब होता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है भाई 1 लीटर के लिए 1000 ग्राम। ओके, और मोलर मास H2O कितना होता है 18, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 55.5 मोल्स। कितना आएगा 55.5 मोल्स। तो इसी चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, 1 लीटर वाटर कंटेन करता है 55.5 मोल ऑफ इट। इतना आपने मोल निकाल लिया इसका। एंड मान लेते हैं
कि जो N2 आपका N2 का जो सोल्यूशन है N2 है, उसको मान लेते हैं उसका मोल्स कितना आ रहा है N, क्योंकि उसी को हमको कैलकुलेट करना है, तो उसका N मान लिया, वाटर का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता है अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना है तो क्या होता है जी, जो मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का निकालना है तो आपको पता है दो सोल्यूशन है इसमें, एक नाइट्रोजन है, दो कंपोनेंट है, एक नाइट्रोजन है और एक दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका वाटर है। तो आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, नाइट्रोजन का। तो आपको पता है क्या करते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये तो निकालते हैं ना। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन, तो ये किसके होगा, मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 के, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ N2। ये तो कैलकुलेट हमने किया सॉल्युबिलिटी ऑफ N2। अब इस प्रकार अब सेम टाइप हम क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू N मोल अपॉन N मोल प्लस 55.5 मोल। अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो वाटर का, भाई क्लियर सी बात है, जो वाटर का मोल्स है वो क्या है, N2 के मोल से बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। क्लियर, यानी हम कह सकते हैं कि जो N मोल है वो 50.555 वाली जो वैल्यू है वो बहुत ही मैक्सिमम है। अगर इसकी बहुत ही वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या डिनोमिनेटर में इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमने इस भाई सिंपल सी बात है, किसी भी बहुत बिगर चीज है, बिगर वैल्यू है, अब बिगर में कोई छोटी वैल्यू ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मान इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम है, तो आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया और आपने लिख दिया N अपॉन 55.5 मोल। और अभी आपने कैलकुलेट किया था कि ये किसके इक्वल होगा भाई, 1.29 टेन द पावर माइनस 5 के इक्वल होगा, क्योंकि यही क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है। अब आपको मिल गया पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि आपको मोल ही तो कैलकुलेट करना था, N की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी थी। अब N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू हो जाएगा भाई, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इसमें, तो N इक्वल टू हो जाएगा 1.29 मल्टीप्लाई बाय 55.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मिल जाएगा 7.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 मोल। अब आपने मोल में कैलकुलेट कर लिया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, फिर मोल फ्रैक्शन से आपने मोल कैलकुलेट कर लिया। अब आपको निकालना है मिली मोल, और आपको पता है मिली मोल निकालना है तो क्या करेंगे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या करता है मोल को जब मिली मोल में करना 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे वाले ऑप्शन में क्या 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको मिल गया 7.16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 1 मिली मोल, या इसे और सॉल्व कर सकते हैं 0.716 मिली मोल। तो ये आपका हुआ आंसर। ओके।